मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपने प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखा था। फिर हमने प्लांट सेल एनिमल सेल्स को डिस्कस किया था। फटाफट मैं आपको 3 पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस अभी तक नीट में पूछे गए हैं। पहला कि presence of plastids and cell wall is the characteristic feature of plant cell, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने देखा है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल सेल, प्लास्टिड्स भी नहीं होंगे, एंड there is presence of centrioles which is associated with division of the cell, and here in the plant cell there is absence of centrioles. In plant cell large vacuoles are present, and due to the presence of large vacuoles the nucleus of plant cell is peripheral in position, okay? And the nucleus of animal cell is centrally located, as there is absence of vacuoles or there is negligence of vacuoles, or either the vacuoles are present in very small size। Clear? ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। पूरे मोनेरा ग्रुप के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट है। आपने सबसे पहले इनके सेल इन्वेलप को डिस्कस किया था। सेल इन्वेलप में मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बताया था। ग्लाइकोकैलिक्स में मैंने आपको स्लाइम लेयर और कैप्सूल के बारे में बताया था। देखो, दो फॉर्म्स हैं, आइदर ग्लाइकोकैलिक्स के कैप्सूल के फॉर्म में होंगे या स्लाइम लेयर के फॉर्म में होंगे। क्लियर? अब अगर स्लाइम लेयर के फॉर्म में है तो इट प्रिवेंट्स द बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम डेसिकेशन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिएंट सपोर्ट, वाटर लॉस और न्यूट्रिएंट लॉस से इनको बचाएगा। एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल इट प्रोटेक्ट्स द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। यहां तक क्लियर हो गया था। फिर हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, नैम नैग यूनिट याद करवाया था आपको, और पेनिसिलिन का एग्जांपल लिया था कि पेनिसिलिन उनकी जो ये क्रॉस लिंकिंग है इनको ब्रेक कर देता है, जिससे प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल की लिसिस हो जाती है। यहां तक क्लियर? फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने क्या देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच इज सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सारे स्ट्रक्चर्स को देखें तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कंप्लीटली सिमिलर होता है यूकैरियोटिक सेल के। ठीक, अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड सेल ऑर्गेनील्स को हमने डिस्कस किया था। मीजोजोम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इट इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हमने क्रोमैटोफोर्स को भी डिस्कस किया था विच इज एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट। एंड देन मीजोजोम के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनसे 2-3 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ये किसके एनालॉगस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से रेस्पिरेशन, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन से कौन एसोसिएटेड है, तो उसका भी आंसर मीजोजोम है। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि मीजोजोम ये डीएनए डुप्लीकेशन और उनके डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये सारी बातें हो गई। फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल में हमने इंक्लूजन बॉडीज को डिस्कस किया था। ठीक, स्टोरेज बॉडीज को डिस्कस किया था। राइबोसोम which is universally present in all cells, and in prokaryotic cell it is 70s type। ठीक, पूरा राइबोसोम हमने डिटेल में डिस्कस किया। फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको बहुत पहले से पता है कि इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज incipient न्यूक्लियस which is not well developed, as there is absence of nuclear membrane and the DNA is not packed with the histone proteins। मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होगा। फिर हम आए थे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर हमने डिस्कस किया था सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था। 3 पॉइंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैं फिर से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे कन्विंसिंग मॉडल वो प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन साहब ने, नाम दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल द फ्लूइड पार्ट रिप्रेजेंट्स the lipids, basically phospholipids, and mosaic represents the proteins which are mainly of two types, extrinsic proteins और intrinsic protein। दो टाइप के प्रोटीन्स होंगे जो outwardly present होंगे, they are the extrinsic protein, and the inward proteins are the intrinsic proteins। ये हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पर हमने एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में बताया था, और याद रखना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स, ये पोलर हेड्स, नॉन पोलर टेल, ये सारा पॉइंट
याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर। फिर इसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स में हमने दो टाइप के सेल ऑर्गेनील्स को डिस्कस किया था, एक जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं जैसे GERL, और दूसरा जो नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं। इस इंडोमेम्ब्रेन और नॉन इंडोमेम्ब्रेन से क्या मतलब है? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का अगर कोई सेल ऑर्गेनील पार्ट है तो इट वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। कोऑर्डिनेटेड फैशन का मतलब क्या है कि वो इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं, एक दूसरे से लिंक करके काम करते हैं। बट द ऑर्गेनील्स व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वर्क इंडिपेंडेंटली, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब नॉन इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं जो इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं सेल के अंदर। क्लियर। जिसमें हमने आपको डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट डिस्कस किया, यहाँ राइबोसोम्स को भी डिस्कस किया था, साइटोस्केलेटन डिस्कस कर लिया, एंड इस साइटोस्केलेटन में आपने माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनको डिस्कस किया था। फिर एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सेंट्रियोल से, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट, वो याद करवाया था आपको, और अरेंजमेंट बताया था 9+0 का। हाँ, एक इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं, याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जैसे सेंट्रियोल्स में ट्रिपलेट फॉर्म्स में प्रेजेंट हैं ABC, तो 9×3 उसमें पूछा जाता है कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो उसमें सेंट्रियोल्स में आप करोगे 9×3, क्योंकि ABC ये तीनों थे, तो 3 और 9 है ये अरेंज, तो ये 27 आते हैं। और जब आप इनको देखते हो सीलिया और फ्लैजिला को, तो यहाँ जो अरेंजमेंट है वो 9+2 का होगा, और यहाँ पर ये जो 9 रेडियली अरेंज थे, ये डुप्लेट्स के फॉर्म में होंगे। यहाँ ABC या ट्रिपलेट्स के फॉर्म में, यहाँ डुप्लेट्स, तो यहाँ पर 9×2 करते हैं 18, और ये दो और करेंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इजी है, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस सिंपल सा है कि ABC किस में होगा और A और B किस में है। क्लियर। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बोलो। वेरी गुड, चंद्रशिखा को क्लियर है सब कुछ। देखो, नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है यूकैरियोटिक सेल का। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पे जब आप देखते हो यहां पर जब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस को, तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखोगे। अब देखो, हाँ जी सिमरन, ये देखो बेटा, इंटरमीडिएट जो फिलामेंट्स होते हैं, आपका डाउट क्लियर करता हूं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी साइटोस्केलेटन के ही पार्ट होते हैं। इनका मेन रोल क्या होगा इन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का? दे फॉर्म न्यू, ये यहीं पे अच्छा किया आपने पूछ लिया, ये न्यूक्लियर बास्केट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होंगे, ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक। और ये जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हॉलो फिलामेंट्स होते हैं, हॉलो फिलामेंट्स ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। अब देखना, याद क्या रखना है कि फिलामेंट्स जनरली जब आप देखते हो माइक्रो फिलामेंट्स को, तो वो सॉलिड होंगे, लेकिन यहां इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होंगे? हॉलो हैं, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हॉलो फिलामेंट्स हैं जो एसिडिक प्रोटीन्स में है। ठीक। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्व्ड इन, intermediate filaments also involved in forming
in forming scaffolds for क्रोमैटिन। बात सिमरन, तीनों पॉइंट्स याद हो गए आपको? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पहला पॉइंट की जो क्वेश्चन में पूछा गया है नीट में, ये न्यूक्लियर बास्केट बनाता है, सपोर्टिव रोल प्ले करता है। दूसरा, स्कैफोल्ड्स बनाता है, ठीक। और तीसरा, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हॉलो फिलामेंट्स ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स का बना हुआ है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमरन, याद हो गया सब कुछ? यस सर। वेरी यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को, ठीक। देखो, दो बातें हैं जो आपको पहले से न्यूक्लियस में मैंने आपको याद कराया था। पहला, कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक, वो किसने करी थी? न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये आपको पहले ही मैंने याद करवाया था कि न्यूक्लियस की discovered by रॉबर्ट ब्राउन। और साथ में इनका ईयर भी याद रखना, 1831। 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया। क्लियर ये बात? अब यहां पे जब आप देखोगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी से, यहां पर न्यूक्लियस के डायग्राम को जब हम देखें, देखो सबसे पहले हम इनके डायग्राम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है जो नीट में पूछा गया था, जो मैंने आपको पहले याद करवाया था, कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो किस सेल ऑर्गेनील से एसोसिएटेड है? सभी को याद भी होता है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, it remain associated with endoplasmic reticulum। दो हैं इसमें, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बीच में इनके स्पेस भी होता है। ठीक, अब ये जो यहाँ पे बना देता हूं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एसोसिएटेड होगा किससे? ये एसोसिएटेड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको हम बोल देते हैं ईआर, याद रहेगा आपको, ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें मैंने आरईआर और एसईआर को डिस्कस नहीं किया है यहाँ। वैसे ये जो एसोसिएशन होगा ये आरईआर ही होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो है आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, और आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये जो अंदर का है दैट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब देखो, इसमें एक पॉइंट है वो याद रखना है आपको, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इनका फ्यूजन होता है कुछ जगहों पे, जैसे यहां हुआ, यहां हुआ, ये सारे। तो अब ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर पोर बनाते हैं।
ये फ्यूज करके बनाएंगे न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। और इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है कि ये न्यूक्लियर पोर किसके लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, किसके मूवमेंट में ये पैसेज प्रोवाइड करता है। तो याद रखना है आपको कि ये एसोसिएटेड है मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम एंड प्रोटीन। आरएनए राइबोसोम याद रखना कि ये इनके मूवमेंट के लिए होगा। क्लियर है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो यहां पर आप देख रहे हो ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस, जिससे क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया है नीट में कि राइबोसोमल फैक्ट्री किसको कहते हैं। तो ऑप्शन में न्यूक्लियोलस को टिक करना होता है। ठीक। अब यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने देख लिया, न्यूक्लियोलस देख लिया। अब यहां न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्या है, वो है क्रोमैटिन रेटिकुलम। ये क्या है, ये है क्रोमैटिन रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है, ये क्रोमैटिन रेटिकुलम ही आगे जा करके कंडेंस होगा। ठीक। और कंडेंस होने के बाद इनमें क्वाइलिंग होगी, और क्वाइलिंग के बाद ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब सभी को पता है कि ये किसका स्ट्रक्चर है, बताओ जल्दी से। ये क्या है, क्रोमोसोम। वेरी गुड। अब हमेशा ये कंफ्यूजन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है या क्रोमैटिन रेटिकुलम है, होता है कंफ्यूजन। तो याद रखना कि when the cell is on the verge of division, जब सेल के अंदर सेल डिवीजन होना होता है, तब क्रोमैटिन रेटिकुलम के अंदर कंडेंसेशन और क्वाइलिंग होगी एंड क्रोमैटिन रेटिकुलम फॉर्म्स क्रोमोसोम। बट जब डिवीजन नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन है, सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है, उस टाइम पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होगा, कंडेंस फॉर्म में नहीं होगा, वो डीकंडेंस्ड और अनक्वाइल्ड फॉर्म में होगा, जिनको हम क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस के अंदर नॉर्मल अगर हम देखें तो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम को, बट व्हेन द सेल इज ऑन द वर्ज ऑफ डिवीजन, this chromatin reticulum condense and coil and form a rod like rigid structure which is called as chromosome। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इनके नंबर पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। तो न्यूक्लियस में आपको याद रखने हैं 4 पॉइंट्स। पहला, कई सारे सेल्स ऐसे भी हैं जिनको हम ए न्यूक्लिएट कहते हैं। मतलब ए न्यूक्लिएट का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, बट ये कोई भी सेल कभी भी ए न्यूक्लिएट नहीं होगा, मतलब डेवलपिंग फेज में। जैसे कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के नहीं होगा, तो ये ए न्यूक्लिएट वर्ड क्यों यूज किया गया। ए न्यूक्लिएट वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं मैच्योरिटी के लिए। जब कई सारे सेल्स हैं जो मैच्योर हो जाते हैं, उनका मतलब कंट्रोलिंग सेंटर की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका सारा कंप्लीट हो जाता है, तो वो ए न्यूक्लिएट हो जाते हैं। जैसे सभी को बचपन से याद है सीव ट्यूब सेल्स
ये तो पता होगा सीव ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जाइलम फ्लोएम आपने डिटेल में पढ़ा है। और दूसरा सभी को जो याद होता है वो होता है आरबीसीज। जैसे ही हम आरबीसीज को सुनते हैं हमेशा याद आ जाता है ये तो ए न्यूक्लिएट सेल है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गई कहानी ए न्यूक्लिएट की। ठीक, अब कई सारे, जैसे नॉर्मल न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन यूनी न्यूक्लिएटेड ही होती है। नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मोस्ट केसेस में, मोस्ट ऑलवेज लगभग। अब ए न्यूक्लिएट के बाद ये यूनी न्यूक्लिएट तो नॉर्मली होता ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन किस में होगी। बाई न्यूक्लिएट आपने एग्जाम्पल इसका पढ़ा है पैरामीशियम के अंदर, कि यहां पर दो न्यूक्लियस होगा, माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए कंडीशन बनती है बाई न्यूक्लिएट। क्लियर। बाई न्यूक्लिएट के बाद कंडीशन आती है कि भाई मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब क्या है। अब देखो मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि यहां पर प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ मैनी न्यूक्लियाई, कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। कंडीशन है मल्टी न्यूक्लिएट। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक एग्जांपल याद रखना है, ओपेलिना, जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन प्रेजेंट होगी। बात समझ में आ गई। ठीक, अब न्यूक्लियस की डिस्कवरी से एक नाम पे क्वेश्चन आया है कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियस को डिस्कवर कर दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन न्यूक्लियस स्टोर हाउस है किसका? स्टोर हाउस है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। ठीक, ये प्रूफ किया था, प्रूव्ड बाय, याद रखना नाम क्वेश्चन आया हुआ है, हैमरलिंग। हैमरलिंग 1953 में ये प्रूफ किए थे। और हैमरलिंग साहब ने स्टडी किस पे करी थी, तो इस पे भी क्वेश्चन आया। ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये दोनों नीट में पूछे गए हैं। ठीक ठीक, तो इन्होंने स्टडी करी थी एसिटेबुलेरिया एल्गी पे। ठीक, और ये एसिटिबुलेरिया एल्गी यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है। एसिटेबुलेरिया एल्गा जो है वो यूनिसेलुलर है। बात समझ में आ गई। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है। एक क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस न्यूक्लियस को पूछा जाए कि ये न्यूक्लियस कौन सा है, ठीक, तो यहां हम देख क्या रहे हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन रेटिकुलम के फॉर्म में है। तो इस न्यूक्लियस को जो डिवाइड नहीं कर रहा है, क्रोमैटिन रेटिकुलम के फॉर्म में इनका जेनेटिक मटेरियल है, इस न्यूक्लियस को नाम देते हैं और कहते हैं इनको इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस। ठीक, इंटरफेज न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। ये नंबर पे, फिर ये इनके जेनेटिक मटेरियल का स्टोर हाउस है, ये बातें हुई। क्लियर यहां तक। अब जो पहला क्वेश्चन यहां से अराइज होगा कि न्यूक्लियस को हम कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं। ठीक, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक, और इसी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सेल जो कुछ भी सिंथेसाइज करना होगा वो सब कुछ सिंथेसाइज करता है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर मेनली ये पूरा सेंट्रल डोग्मा एक बार देख लो। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। यही तो आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है।
डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए से एमआरएनए, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जो वायरसेस में होगा, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, ये प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो ये सब किससे एसोसिएटेड हैं? ये सब एसोसिएटेड हैं न्यूक्लियस से। किससे? न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस के अंदर आपने न्यूक्लियोलस को देखा था, ठीक, और इनके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म को भी देखो। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड इनके अंदर प्रेजेंट है कोलाइडल सब्सटेंस जो न्यूक्लियस को फिल करते हैं। ठीक, और यहां पर इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही रिपोर्ट किए जाते हैं दो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन रेटिकुलम। बात समझ में आ गई? अब न्यूक्लियोलस को तो हमने बोला कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, और ये बेसिकली किसके लिए है? तो ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए है, तभी राइबोसोमल फैक्ट्री कहा जाता है इसको। और जहां पर सेल हाईली इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, वहां इसका नंबर ज्यादा होगा। कहां पर? न्यूक्लियोलस का नंबर किस सेल्स के अंदर ज्यादा होगा? जो एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे उनमें न्यूक्लियोलस के नंबर ज्यादा हो सकते हैं। बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दुविधा आशंका तो नहीं है? न्यूक्लियस के अंदर की क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये डेवलप हुआ है, ये सारी बातें। बात क्लियर? अब देखो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़े, इसके अंदर याद क्या रखना है आपको कि ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन रेटिकुलम प्रेजेंट है। क्रोमैटिन रेटिकुलम को मैंने अभी बताया कि ये एक्सटेंडेड नेटवर्क होता है बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का, जो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। अब ये जो क्रोमैटिन है, ये किससे मिलके बना है? तो क्रोमैटिन जो है, ये याद रखना पॉइंट, नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये क्रोमैटिन मेनली किससे बना है? तो मेनली कंपोज्ड ऑफ, याद रखना क्या? डीएनए सबसे इंपॉर्टेंट, और डीएनए के बाद यहां पर है बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन, क्योंकि पैकेजिंग इसी से है, एंड यहां पर सम अमाउंट ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं। आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। गॉट इट? ये यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन याद रखना कि ये जो हिस्टोन है, ये मेनली आपको याद हो गया होगा, वैसे फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कई बार क्वेश्चन आया, इसलिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब देखो, जब हम
ऑर्गेनिज्म लेवल पे जाते हैं तो आप सभी को पता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर फिक्स होता है। फिक्स का मतलब उनकी पूरी प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर फिक्स है। जैसे ह्यूमन बीइंग में सभी को पता है कि कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46, 23 पेयर, ये फिक्स है। वैसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, उनका क्रोमोसोम नंबर पहले से फिक्स है कि भाई इतने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आ गई? इस क्रोमैटिन से एक क्वेश्चन स्टेनिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पॉइंट भी आप देख लो कि इनकी स्टेनिंग करी थी फ्लेमिंग साहब ने। ठीक, क्रोमैटिन की स्टेनिंग से क्वेश्चन आएगा कि क्रोमैटिन स्टेनिंग किया था फ्लेमिंग साहब ने, और इसके बेसिस पे उन्होंने दो बताए थे, एक यू क्रोमैटिन और एक हेट्रोक्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन, क्लियर? देखो, यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन से जो क्वेश्चन आए हैं, दो दो पॉइंट्स हैं जो आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए हैं। पहला, जैसे ही यू क्रोमैटिन आएगा आप अपने दिमाग में रखना कि ये जो यू क्रोमैटिन है ये लाइटली स्टेन्ड है। ये जो यू क्रोमैटिन है ये है लाइटली स्टेन्ड। ठीक, लाइटली स्टेन्ड यानी ये है लूजली पैक्ड। ठीक, एंड जो क्वेश्चन नीट में पूछा गया है वो याद रखो, यू क्रोमैटिन को हम कहते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। रेड कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से। यू क्रोमैटिन क्या है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। This euchromatin is transcriptionally एक्टिव। बात समझ में आ गई? एंड पार्टिसिपेट, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब होना क्या है कि पार्टिसिपेट करेगा किसमें? पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA, जो अभी मैंने बताया सेंट्रल डॉगमा। ठीक, तो जो mRNA बनाएगा वो तो कहलाएगा यूक्रोमैटिन। इसका मतलब ये होगा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ये होते हैं लाइटली स्टेन्ड। ठीक, अब जो हेट्रोक्रोमैटिन है इनको हम कहते हैं ये है डार्कली स्टेन्ड। यहां हमने बोला है कि ये लूजली पैक्ड है, तो यहां बोलेंगे कि ये टाइटली पैक्ड है। ठीक, टाइटली पैक्ड है। और यहां हमने बोला है कि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हैं। ये जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि नॉट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA। ये mRNA के फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। गॉट इट? ये mRNA के फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ क्रोमैटिन की स्टेनिंग से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखना कि कौन लाइटली स्टेन्ड है, कौन डार्कली स्टेन्ड है, कौन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है और कौन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा?